भोटिया एक जीवट मानव समुदाय है। इन्होंने हिमालय की भीषणतम विषम भौगोलिक परिस्थितियों में न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा बल्कि अपने अतीत के गौरवमय सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया। यह इनकी जीवटता को ही प्रदर्शित करता है कि आज ये बेहद समृद्ध हैं और उच्च पदों पर आसीन भी हैं। अपनी उच्चता हेतु जहां हिमालय को भारतवर्ष का ताज कहा जाता है, तो इनके मूल निवासी भोटिया को इनका संरक्षक व सौंदर्य विस्तारक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। भोटिया जनजाति 1961 के बाद लोक संस्कृति विमर्श, सांस्कृतिक संरक्षण का अध्ययन, संकलन एवं लेखन का जो अभूतपूर्व कार्य सर्वांचल सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास मंच सुधी संस्था द्वारा किया गया, जिसमें सहयोग रहा संस्कृति विभाग देहरादून उत्तराखंड का। सुधी संस्था की पूरी टीम ने अपने अध्ययन के दौरान विस्तृत जानकारियों को जुटाया, जिसमें सुधी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हंसादत्त भट्ट, परियोजना समन्वयक किशोर पंत, टीम लीडर बबीता कार्की, कला नगन्याल, द्रौपदी धामी, श्रीमती दीपा टोलिया और श्रीमती भागीरथी टोलिया थे। डॉक्टर हंसादत्त भट्ट ने बताया कि सुधी संस्था द्वारा धारचूला और मुनस्यारी में अध्ययन के दौरान उन्हें यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि घाटियों के हिसाब से जो भोटिया लोग हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे दारमा, ब्यास, चौदास घाटियों में निवास करने वालों को रंग नाम से जानते हैं, वहीं मुनस्यारी की जोहार घाटी के लोगों को जोहारी या सौका के नाम से जाना जाता है। सुधी संस्था के अध्ययन के दौरान जो भोटिया जनजाति है उनकी वेशभूषा का जो पता चला, उनमें महिलाएं चुंगभाला, अंगरी, जम्फर, चूजम, चुक्ति, पाँव में भोक्च पहनती थी और वहीं पुरुष रंगा, जूंज, ट्यूठुल आदि बदलते जलवायु के आधार पर पहनते थे। भले ही अब सामान्यतः ये नहीं पहना जाता, फिर भी खास अवसरों, समारोह, पूजा आदि में इन्हें पहना जाता है और देखा जा सकता है। जहाँ तक आभूषणों की बात है, वहाँ भोटियाई भाषा में आभूषणों को साले पुले कहते हैं। महिलाएं गले में खांगमले, चंद्रहार, बलढंग आदि चांदी के आभूषण पहनती थी और कुछ समृद्ध महिलाएं मोती एवं मूंगे व चूंज सोने की बनी मालाएं भी पहनती थी। बोली की जहाँ तक बात करें तो भोटिया बोली को रंग ल्यू कहते हैं। भोटियाओं की भाषा में शब्दकोश की वैसे तो कमी नहीं है, यह भाषा का आकार भी ले सकती थी, परंतु लिपि नहीं होने से यह संभव नहीं हो पाया। ऊंचाई के क्षेत्रों में यहाँ विशेष जीवनदायिनी बूटियों का उत्पादन होता है और सीमावर्ती क्षेत्र यूँ तो अपने परंपरागत व्यापार के लिए वैसे ही प्रसिद्ध रहा है, किंतु साथ ही उन क्षेत्रों के अमूल्य प्राकृतिक वैभव ने विश्व का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। जम्बू, गद्राणी, अतीस, कटकी, सालमपंजा, कूट, डोलू, थावे, काला जीरा और यारसा गोम्बू जैसी बेहद मूल्यवान और जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो भोटिया समुदाय का एक प्रमुख व्यवसाय भेड़ बकरी पालन पहले से ही रहा है, जो अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है। जबकि भेड़ बकरी पालन में भारी कमी हमें देखने को मिली और फिर भी इन लोगों का बहुत बड़ा यह एक व्यापार और एक सरल व्यापार के रूप में यह आज भी देखने को मिलता है। भोटिया क्षेत्रों में आज अगर आप स्थित रंग संग्रहालय एक धारचूला में है और एक मास्टर जी का संग्रहालय जो मुनस्यारी में है, आज भी इस संस्कृति की विरासत, जीवटता, समृद्ध परंपरा आदि पर गर्व करने को हम सभी को आमंत्रित करता है। सौका और ये भोटियाओं के बारे में कई प्रकार की लोक कथाएं हैं। एक लोक कथा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, जो एक सुधी संस्था द्वारा इस अध्ययन के दौरान पता चला कि बहुत पहले नागो नामक महान नागों ने जौहर घाटी का निवास किया था। गरुड़ जो एक बाज है और भगवान विष्णु का पर्वत और प्रतीक भी है, ने सभी नागों को सताया और इससे पहले कि वह अंतिम नाग को मार पाता, गरुड़ को सक्के लामा ने मार दिया और इस जगह की सुंदरता से मुग्ध होकर जो सक्के लामा थे उसने घाटी को अपना निवास
बनाने का फैसला किया। इस प्रकार शाक्य जनजाति की उत्पत्ति हुई और वे इसके मूल निवासी बने। देखा जाए तो यूँ लगता है कि मानो पर्यटन को ईश्वर ने पूरी अपनी खूबसूरती से और अपने पूर्ण मनोयोग से तैयार किया है, और यह वही जगह है जहाँ पर उसने अपनी पूर्ण खूबसूरती को बिखेर दिया। अगर हम अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, मुंशियारी की बात करें, नारायण आश्रम, मतकोट, बिरथी फॉल, मीलम ग्लेशियर और तमाम वो सारी वैलियाँ जहाँ एक बार पहुँचकर दोबारा यहाँ से जाने का मन नहीं होता। साथ ही कुछ लोगों की वीडियोस भी हमें यहाँ पर को प्राप्त हुई हैं। वैसे तो सबको लगाना इसमें संभव नहीं हो पाया, लेकिन मुख्य वीडियोस हमने यहाँ पर को उन क्षेत्रवासियों की आपके लिए यहाँ पर लगाई हैं। एक दृष्टि उन क्लिप्स पर। मेरा नाम सनम देवी, ग्राम नांगले, और मैं जंगला समूह से जुड़ी हूँ। और हम जब यहाँ से गांव जाते हैं और वहाँ फसल बोते हैं, राजमा, मूली और क्या बोलते हैं, बल्दी, आलू, ये चीज़ें सारे बोते हैं। और जंगल में जो जड़ी बूटी होते हैं, शक्का और गंदरानी। मेरा नाम जगजीवन बंजाल, ग्राम बाली, तहसील धापसा का निवासी हूँ। और वहाँ के युवा और संसाधन, रोजगार के संसाधन, जड़ी बूटियाँ जैसे कि गंदरायण, छीबी। गांव में क्या कौन कौन से वो करते हो आप, मेले होते हैं? का मेला, एक धातु मेला होता है। और सीपू में भी मार्चा में होता है, बारसा वाला एक बार होता है। हर साल में? हर साल नहीं होता है, बारसा में एक बार। और धातु मेला तो हर साल होता है। मतलब धारचूला क्षेत्र के अंदर 3 वैलियाँ हैं, दारमा, चौदास एवं ब्यास। चौदास वैली में 14 गांव हैं, इसीलिए इसको चौदास के नाम से जाना जाता है। ब्यास में लगभग 7 या 8 गांव हैं, और वहाँ पर ब्यास ऋषि जी का एक बहुत प्रसिद्ध गुफा है, उनके नाम पर ब्यास वैली नाम पड़ा है। और दारमा वैली में लगभग 14 गांव वहाँ भी हैं। और मैं आप सभी को, तीनों वैलियों में रंग समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनका मुख्य भाषा रंगलो है, यानी कि रंग भाषा है। आज रंग संस्कृति को संरक्षित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि रंग समाज यानी कि रंग संस्कृति में काफ़ी सारे ऐसे परंपरा हैं, काफ़ी ऐसी संस्कृति हैं जो आज विलुप्त प्राय की ओर है। और सुधी संस्था की ओर से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सुधी संस्था, उनकी पूरी टीम स्थानीय भोटिया लोगों का दिल से धन्यवाद करती है कि इस क्षेत्र के अध्ययन व सर्वेक्षण के दौरान जो मदद उनसे उन्हें मिली, और साथ ही 1961 के बाद की वर्तमान स्थिति और प्रणालियों के बारे में जो अमूल्य जानकारियां उनसे प्राप्त हो सकी, जिसके लिए हम सभी उनके विशेष रूप से आभारी हैं, क्योंकि यह हमारी अमूल्य धरोहर है।